इसमें आपका अगला प्रश्न है, वो इस प्रश्न में कहते हैं कि हमारे पास 4 mm मोटे कंच, परावर्तनांक दे रखा है 7 की पट्टी है, 0.2 mm मोटी अभ्रक के इक्वल टू 6 की पट्टी है तथा 2 सेंटीमीटर मोटी अंबर के इक्वल टू 2, जिसका परावर्तनांक है 2 की पट्टी है। इसमें से कौन सी पट्टी एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में लगाएं ताकि धारिता अधिकतम हो सके, है ना। तो धारिता अधिकतम होने के लिए सबसे पहले हमको ये पता करना होगा कि क्या क्या होना चाहिए उस पट्टी में, है ना। तो देख लेते हैं कि जब प्लेटों के बीच में कोई पदार्थ रख देंगे तो वो परावैरिक संधारित्र बन जाएगा, जिसकी धारिता का सूत्र क्या होता है, C इक्वल टू के एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, यही तो होता है। अब देखिए किसी भी संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने के लिए K अपॉन D, K अपॉन D, K अपॉन D का मतलब क्या हुआ, K अपॉन D का मान अधिक है, K अपॉन D का मान अधिक होगा तो वही पदार्थ हम रख कर संधारित्र की धारिता को अधिकतम कर सकते हैं इस कंडीशन पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अभ्रक का K अपॉन D याद करते हैं, सॉरी अभ्रक नहीं, कंच का याद करते हैं। कंच के लिए हम करेंगे कंच के लिए K अपॉन D की वैल्यू यदि हम फाइंड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा K अपॉन D से, K अपॉन D मोटाई है, इसको D के बराबर ही आप समझ लीजिए, K की वैल्यू 7 बटे 4 mm। इस mm को मीटर बनाओ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 अपॉन 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 3, 7 अपॉन 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 मीटर बन जाएगी, ठीक है ना। लेकिन मीटर नीचे रहेगा, इसका मात्रक आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर की पावर माइनस 1, मीटर की पावर माइनस 1 इसका मात्रक हो जाता है, क्योंकि के क्या है, मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। तो कंच के लिए आ गया इतना मान। आगे है इन्होंने अभ्रक लिया है, अभ्रक के लिए आप करिए, अभ्रक के लिए K अपॉन D यदि आप करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखते हैं। K की वैल्यू यहाँ पे रखी है 6 बटे इसका मान है 0.2 mm, mm का मतलब है 10 की पावर माइनस के 3 है ना, 10 की पावर माइनस के 3। अब देखिए ये जो 10 की पावर नीचे रहेगा माइनस के 3, जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का होगा। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3 मीटर की पावर माइनस 1 कह लीजिए या प्रति मीटर कह लीजिए, तो ये उत्पन्न होगा। अब ये 0.2 है, पॉइंट हटाओ तो ऊपर एक 0 और बढ़ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 4 हो जाएगा, 10 की पावर 4 हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा केवल। कितना बचेगा, केवल 3 बचेगा। तो ये क्या हो गया, 3 इंटू 10 की पावर 4 हो गया। लेकिन आप ऊपर वाले को भी काटिए, 7/4 जो दे रखा है इसको भी आप काटिए, कितनी बार ये कटेगा, बेशक पॉइंटों में आए नो प्रॉब्लम, आप सबको काटिए। 7/4 है तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, कितना बचा, 3, 4 सत्ते 28, 2 बचाओ, 7 पंजे 4 पंजे 20, 1.75 ये हो जाएगा, 1.75 इंटू 10 की पावर 3 प्रति मीटर। और अभ्रक के लिए K अपॉन B की वैल्यू हो रही है 3 इंटू 10 की पावर 4 प्रति मीटर, ठीक है। इसके अलावा और क्या दे रखा है इन्होंने, अंबर दे रखा है, अंबर। अंबर के लिए अगर आप करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, अंबर एक धात्विक पदार्थ होता है, K अपॉन D की वैल्यू यदि आप फाइंड करेंगे तो इसके लिए क्या बनेगी, K अपॉन D, K की वैल्यू है 2 और 2 सेंटीमीटर है इसकी मोटाई। तो K अपॉन D यदि आप करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर बना लो, 2 से 2 काट दो
क्या बचा 1/1 सेंटीमीटर यानी 10 की पावर माइनस के 2 मीटर हो जाएगा। इनको ऊपर उठाएंगे तो किसके हो जाएंगे 1 इंटू 10 की पावर 2, 1 इंटू 10 की पावर 2 50 मीटर या मीटर की पावर -1। अब जरा तीनों की वैल्यू देखो किसकी वैल्यू अधिक आपको लग रही है। सबसे पहले पावर ही आप समझ लीजिए, ये 10 की पावर प्लस की 2 है, ये 10 की पावर प्लस की 3 है, 10 की पावर 4 है। ठीक है, तो जिससे क्या सिद्ध हुआ कि 1 इंटू 10 की पावर सबसे कम है, 1 इंटू 10 ये 10 की पावर 3 उससे अधिक है, और सबसे अधिक क्या है अभ्रक है ना, सबसे अधिक क्या है अभ्रक है। तो पावर से अंदाजा लगा लिया, इसके लिए K/D का मान अधिक है, इसलिए अभ्रक की प्लेट रखकर उस संधारित्र की धारिता को सर्वाधिक कर सकते हैं अथवा अधिकतम कर सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा अभ्रक। अभ्रक की प्लेट रखेंगे, क्यों रखेंगे, क्योंकि इसके लिए K/D का मान अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहते हैं कि एक आवेशी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी रखी जाती है। ठीक है, प्लेटों के बीच विभवांतर को पुनः पहले के बराबर बनाए रखने के लिए आवेश को 3 गुना करना पड़ता है। पदार्थ का परावैद्युतांक होगा। अब देखिए वोल्टेज थे पहले, तो वोल्टेज V = Q/C था। ये तब था जब संधारित्र की प्लेटों के बीच में वायु थी। संधारित्र की प्लेटों के बीच में क्या थी, वायु थी, तो वायु संधारित्र कहला रहा था। तो इन्होंने क्या किया, बाद में उस संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दी। अब पदार्थ की पट्टी रखने से प्लेटों के बीच विभवांतर को पुनः पहले के बराबर बनाए रखने के लिए प्लेटों के आवेश को 3 गुना करना पड़ा। प्लेटों के आवेश को कितना करना पड़ा, 3 गुना, जिससे कि पहले के बराबर वोल्टेज उत्पन्न हो सके। तो कर लेंगे, यहां से पूछते हैं के का मान जो पट्टी रखी है उसका परावैद्युतांक पूछते हैं क्या होगा। तो वायु संधारित्र के लिए यदि आप करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, V = Q/C। वोल्टेज क्या हो जाएगा, V = Q/C हो जाएगा, विभव, क्योंकि विभव की बात हो रही है यहाँ पर, विभव, इसलिए सूत्र में हमने विभव का एक प्रयोग किया है, V = Q/C। लेकिन वहीं इसके विपरीत जब संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, परावैद्युत संधारित्र बन जाएगा। परावैद्युत संधारित्र के लिए क्या करेंगे, इसको आप कर लो, मान लीजिए V' कर लो, क्योंकि वोल्टेज V' = क्या हो जाएगा, Q/C। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, Q/C। परंतु परावैद्युत पदार्थ है, इसके वोल्टेज को पुनः वापस बनाए रखने के लिए आवेश को कितना किया गया, 3 गुना किया गया। आवेश को कितना किया, 3 गुना। अब जब आवेश को 3 गुना कर लिया जाएगा तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज भी पहले के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन में यही बात हमको बताई है। कंडीशन में क्या है, यही बात हमको बताई है। अब उसकी जो धारिता है K गुना बढ़ जाएगी, तो C के स्थान पर क्या हो जाएगा, CK हो जाएगा। वोल्टेज तो बराबर है भाई, आवेश इसीलिए 3 गुना किया गया है, पहले के जितना वोल्टेज उत्पन्न हो सके, तो वोल्टेज क्या है, बराबर है। तो क्या करेंगे हम, V = V' करेंगे, V = V', और क्या हो जाएगा, Q/C = 3Q/CK। CK का मतलब क्या है, नीचे क्या है, ये पूरी धारिता है, नीचे क्या है, पूरी तरह धारिता है। तो ये वायु संधारित्र की धारिता नहीं है, परावैद्युत संधारित्र की धारिता है। क्यों है, क्योंकि इसको हमने K से मल्टीप्लाई किया है। कुछ कटेगा, Q से Q कटेगा, C से C कटेगा,
और क्या बचा आपके पास, यहाँ बचा 1 इक्वल टू यहाँ बचा 3/8। तिरछी गुणा करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, इक्वल टू 3 प्राप्त होगा, इक्वल टू 3। ये आपका हल हो चुका है। जो परावैद्युत पदार्थ रखा है उसका परावैद्युतांक 3 गुना है, सॉरी 3 है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में वो कहते हैं कि एक संधारित्र को बैटरी द्वारा आवेशित करके बैटरी को हटा दिया जाता है, ठीक है। आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इसमें परावैद्युत पदार्थ रखने पर पदार्थ के भीतर वैद्युत क्षेत्र पहले से कम होगा अथवा अधिक हो जाएगा। भाई कम हो जाएगा, क्योंकि जो भी पदार्थ आप रख रहे हो वो प्लेटों के बीच से कुछ वैद्युत क्षेत्र ले लेगा अपने अंदर। क्यों? क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ अणु है, परमाणु है ना, अणु परमाणु है। बेशक वो अपने नाभिक से दृढ़ता से बंधे हुए हैं, परंतु वो अपनी रिएक्शन करने के लिए, अपने बल को तोड़ने के लिए बाहर से कुछ ना कुछ ऊर्जा ले लेंगे, आवेश ले लेंगे या वैद्युत क्षेत्र ले लेंगे, जिसके कारण प्लेटों के बीच में जो प्रारंभिक वैद्युत क्षेत्र था, प्रारंभिक वैद्युत क्षेत्र वो घट जाएगा। इसका दूसरा कारण ये भी है, क्योंकि परावैद्युत के पृष्ठों पर प्रेरित आवेशों का वैद्युत क्षेत्र संधारित्र की प्लेटों के आवेशों के वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होता है, जिसको बनाए रखने के लिए बाहर का वैद्युत क्षेत्र जो प्लेटों के बीच में उत्पन्न हो रहा था पहले, वो कम हो जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वो कहते हैं इसमें कि एक आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र किसी पदार्थ जिसका डाइइलेक्ट्रिक नियतांक का मतलब है परावैद्युत नियतांक या परावैद्युतांक 2 है, में पूर्णतः या पूर्ण रूप से डुबो दिया जाता है। इस संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या परिवर्तन होगा? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आधी रह जाएगी। क्या रह जाएगी? आधी रह जाएगी। क्यों रह जाएगी? क्योंकि E=V/D के अनुसार वोल्टेज घट जाएगा, जिससे उस की प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटकर आधी हो जाएगी। यहाँ एक आवेशित संधारित्र को किसी परावैद्युत द्रव में डुबोया जाता है जिसका परावैद्युतांक 2 है। इस संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या परिवर्तन होगा? क्योंकि जब परावैद्युत में डुबो देंगे तो उसकी प्लेटों के बीच में जो खाली स्थान था, पहले वायु थी, खाली स्थान था, अब परावैद्युत पदार्थ आ जाएगा, जिसके कारण उसकी धारिता k गुना बढ़ जाएगी और धारिता बढ़ने से उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आधी रह जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगले प्रश्न में वो कहते हैं कि यदि किसी आवेशित संधारित्र की प्लेटों को यकायक तांबे के तार द्वारा एक दूसरे से संबंधित कर दें तो क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र व स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जब दोनों प्लेटों को आप क्षण भर के लिए ही सही एक तार द्वारा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? संधारित्र निरावेशित हो जाएगा। निरावेशित ये ऐसे काम करेगा जैसे बैटरी के दोनों टर्मिनल होते हैं, प्लस माइनस को आप किसी चालक तार द्वारा टच करते हैं तो उसमें चिंगारी उत्पन्न होती है ना। तो वैसे यहाँ पर होगा, जब दोनों प्लेटों को परस्पर स्पर्श करा देंगे अथवा तार द्वारा स्पर्श करा देंगे तो जो संधारित्र आपका वो निरावेशित हो जाएगा। अब जब संधारित्र निरावेशित हो जाएगा, कोई भी आवेश उसमें नहीं रहेगा, कोई भी आवेश उसमें नहीं रहेगा, तो किसी प्रकार की ऊर्जा भी उसमें नहीं होगी, कोई ऊर्जा भी उसमें नहीं होगी, तो संचित ऊर्जा 0 हो जाएगी। और जब ऊर्जा 0 हो जाएगी तो वैद्युत क्षेत्र भी क्या है? वो 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0। और वोल्टेज भी कैसा रहेगा? 0 हो जाएगा।
तो ये सब राशियां 0 हो जाएंगी। ठीक है, अब बुक के अनुसार समझ लेते हैं। संधारित्र तुरंत निरावेशित हो जाएगा, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा तार में ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाएगी, क्योंकि जब आप दोनों टर्मिनल को परस्पर स्पर्श कराते हैं तो टर्मिनल स्पर्श कराने से चिंगारी उत्पन्न होती है। ये चिंगारी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एक ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में नष्ट हो जाती है, जिसके कारण तार गर्म हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें वो कहते हैं कि संधारित्र में परावैद्युत के रूप में धातुओं का उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्यों? देखो, धातुओं के लिए जो के की वैल्यू होती है वो अनंत होती है। धातुओं के लिए के का मान क्या होता है? अनंत, इन्फिनिटिव। धातुओं का परावैद्युतांक अनंत होता है, इसलिए कोई भी धातु की पट्टी किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच में नहीं लगा सकते हैं। समझ में आ गया होगा? के इक्वल टू क्या होता है? अनंत। किसके लिए होता है? धातुओं के लिए। अब कोई वायु संधारित्र है, मानकर चलिए उसके बीच में लोहे की पट्टी आपने लगा दी, है ना। दोनों प्लेटों के बीच में क्या किया? लोहे की पट्टी आपने लगा दी। अब उसकी धारिता अनंत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि धारिता का सूत्र होता है C इक्वल टू के इंटू C0, के इंटू C0। के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे आप? अनंत प्रयोग करेंगे, जिसके कारण धारिता क्या है? अनंत हो जाएगी, इन्फिनिटी, है ना। इसलिए कभी भी किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच में धातु की पट्टी नहीं रख सकते हैं। और दूसरा कारण ये भी है कि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में धातु रखने पर प्लेटें लघु पथित होकर निरावेशित हो जाएंगी, यानी जितना भी आवेश रहेगा ये धातु की पट्टी अपने अंदर समेट लेगी, है ना। और जिसके कारण उसकी धारिता भी अनंत हो जाएगी। तो धारिता अनंत नहीं करनी है ना। बाहर से उसको कितना भी आवेश दे दीजिए, बाहर से उस संधारित्र को कितना भी आवेश दे दीजिए, पूरे को 0 कर देगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्लेटों के बीच में लोहा या कोई धातुक टुकड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहते हैं धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? यदि हम किसी धातु को वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो धातु के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य ही रहता है। अतः धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? अनंत होता है, और ये हमने बता भी दिया था। इसकी गणना कैसे करते हैं? जब हम किसी भी धातु के टुकड़े को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वहाँ पर यदि हम रख देंगे तो उसकी प्लेटों के बीच में नहीं, यदि उसके अंदर हम वैद्युत क्षेत्र देखते हैं तो वैद्युत क्षेत्र सर्वथा 0 ही रहता है। इसका अर्थ ये है कि उसका परावैद्युतांक अनंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं कि संधारित्रों के संयोजन की समतुल्य धारिता से क्या तात्पर्य है? तो इसको समझ लेते हैं। संधारित्रों के संयोजन की समतुल्य धारिता या तुल्य धारिता उस एकल संधारित्र की धारिता है जो किसी बैटरी से जोड़े जाने पर उतने ही आवेश संचित करेगा जितना कि उसी बैटरी से जोड़े जाने पर संयोजन करता है ना। तो ये तुल्य संधारित्र की परिभाषा या तुल्य धारिता की परिभाषा हो जाती है। अगले प्रश्न में वो कहते हैं संधारित्रों के श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजनों के चित्र द्वारा समझाइए। बताओ। नहीं, वो आगे वाली दुकान है। आगे वाली। अच्छा, ये कौन सी है? ये LIC की दुकान है। LIC। तो इसमें क्या कहते हैं वे?
संधारित्रों के श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजनों के चित्र द्वारा समझाइए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं श्रेणी क्रम। एक तार के द्वारा जुड़े हुए सभी संधारित्र श्रेणी क्रम में होते हैं और अलग अलग तार के द्वारा जुड़े हुए सभी संधारित्र समांतर क्रम में होते हैं। मानकर चलिए पहला संधारित्र है C1, दूसरा संधारित्र है C2, तीसरा संधारित्र है C3, है ना। परस्पर एक बैटरी के द्वारा जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, मान लीजिए बैटरी लगा दीजिए आप यहाँ पर। ये क्या है, श्रेणी क्रम है। ये कौन सा क्रम है, श्रेणी, सीरीज फॉर्म। क्यों है, क्योंकि ये सभी संधारित्र एक तार के द्वारा जुड़े हैं, एक तार के द्वारा, एक लाइन में एक तार के द्वारा जुड़े हैं, इसलिए श्रेणी क्रम में है। दूसरा क्या है, समांतर। समांतर क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों का सीधा संबंध सेल से होता है। भाई ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया। अब ये मान लीजिए ये कोई बाहर आप सेल लगा दीजिए, ये कोई सेल आपने लगा दिया तो इसका सीधा संबंध क्या है, सेल से है और ये सभी संधारित्र अलग अलग तारों के द्वारा जुड़े हैं। ये कौन सा क्रम है, समांतर क्रम है। ऊपर श्रेणी क्रम में एक तार के द्वारा जुड़े हैं, नीचे समांतर क्रम है क्योंकि इसमें सभी संधारित्र अलग अलग तारों के द्वारा बैटरी से कनेक्टेड है। बैटरी के सिरों पर जो वोल्टेज होगा वही सब इन पर होगा। इनके सिरों पर श्रेणी क्रम में लगने वाला जो वोल्टेज है ये C1, C2, C3 सब पर अलग अलग होगा, परंतु समांतर क्रम में ये वोल्टेज बराबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं कि यदि आवेशित संधारित्र इस प्रकार जुड़े हैं कि एक की धन प्लेट दूसरे की धन प्लेट से तथा इसी प्रकार ऋण प्लेट दूसरे की ऋण प्लेट से, ठीक है, तो बताइए संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं अथवा समांतर क्रम में। यदि एक की धन प्लेट दूसरे की ऋण प्लेट से जुड़ी रहे तब, तो समझ लो इसी में समझने का प्रयास करो जो चित्र आपके सामने बने हुए हैं। प्रश्न की पहली शर्त तो यही है अगले क्वेश्चन में कि दो संधारित्रों की प्रथम प्लेट, भाई ये पहली धन प्लेट हो गई, धन प्लेट हो गई, धन प्लेट हो गई, दूसरी ऋण प्लेट हो गई है, तो क्या है, इनका सीधा संबंध भी प्लेटों से है। इनका सीधा संबंध भी प्लेटों से है। आप यहाँ पर C1, C2, C3 संधारित्रों पर विचार कीजिए। इसमें जो प्रथम प्लेट है, प्रथम प्लेट डायरेक्टली भी तो कनेक्टेड है एक दूसरे से, भाई डायरेक्टली तो कनेक्टेड एक दूसरे से हो रही है, समझ गए। और जो इनकी दूसरी प्लेट यानी ऋण प्लेट बची हुई है, ये प्लेटें भी एक दूसरे से कनेक्टेड है आपस में। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कौन सा क्रम बनेगा, समांतर क्रम बनेगा। पहली कंडीशन में क्या बनेगा, समांतर क्रम। अब दूसरी कंडीशन में वो कहते हैं कि जब एक की धन प्लेट ऋण प्लेट दूसरे संधारित्र की धन प्लेट से जुड़ी हो, तो उस कंडीशन में कौन सा क्रम बनेगा, श्रेणी क्रम बनेगा, जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है। भाई इसमें प्रथम प्लेट प्लस हो गई है, दूसरी प्लेट ऋण, पहली प्लेट धन, दूसरी प्लेट ऋण, पहली प्लेट धन, दूसरी प्लेट ऋण। शर्त को यदि आप यहाँ से देखेंगे तो इसके प्रथम प्लेट का सीधा संबंध जो धन सिरा है सेल का उससे जुड़ा है, लेकिन जो दूसरी ऋण प्लेट है उसका सीधा संबंध किससे है, दूसरे संधारित्र की धन प्लेट से है। और इसके ऋण प्लेट का सीधा संबंध तीसरे संधारित्र की धन प्लेट से है। ऐसा केवल श्रेणी क्रम में ही हो सकता है, इसलिए ये संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं दूसरी कंडीशन में। अगले प्रश्न में वो कहते हैं कि तीन संधारित्रों के संयोग से अधिकतम धारिता कैसे प्राप्त करेंगे और न्यूनतम किस तरह से। देखो भाई ये बहुत ही अच्छा सवाल है, आपके सामने भी ये कभी कभी आ सकता है प्रैक्टिकल करने के लिए कि आप संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ें कि अधिकतम धारिता प्राप्त कर सके श्रेणी क्रम में अथवा समांतर क्रम में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम अधिकतम धारिता के बारे में समझते हैं। अधिकतम धारिता तो श्रेणी क्रम के लिए जो तुल्य धारिता का सूत्र यहाँ से उत्पन्न होगा
वो हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, क्योंकि 3 संधारित्र ही है तो यहीं पर हम इसको छोड़ देंगे। तुल्य धारिता का सूत्र ये उत्पन्न हो जाता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। वहीं यदि हम समांतर क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों की तुल्य धारिता ज्ञात करने वाला सूत्र देखेंगे तो ये हो जाता है C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना। तो यहाँ पर हमसे यही पूछा गया है कि 3 संधारित्रों को या 2 संधारित्रों को या और भी अधिक संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ेंगे कि उनसे अधिक अथवा कम धारिता प्राप्त की जा सके। तो अधिक धारिता आप देख रहे हैं किन में प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों की तुल्य धारिता उन सभी संधारित्रों के तुल्य धारिताओं की व्युत्क्रम के योग के बराबर होती है। समझ लीजिए, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सभी संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, देखिए 1/C है ना, तो तुल्य धारिता का क्या है, व्युत्क्रम है। तुल्य धारिता का व्युत्क्रम उन सभी संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होती है। अब यदि आप ये योग करेंगे तो बहुत ही कम धारिता यहाँ से उत्पन्न होगी, बहुत ही कम धारिता, क्योंकि व्युत्क्रम है तो यहाँ से बहुत ही कम धारिता आप उत्पन्न कर सकते हैं। यदि आपको 3, 4, 10, 20 संधारित्र दे दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि बहुत ही कम धारिता उत्पन्न कीजिए, तो उनको आप श्रेणी क्रम में जोड़कर बहुत ही कम धारिता प्राप्त कर सकते हैं। इतनी कम कि 0.11 ऐसे करके भी आ सकते हैं ना, बहुत कम धारिता। दूसरा, यदि वही उन्हीं संधारित्रों को देकर आपसे कहा जाए कि इन्हें इस क्रम में जोड़िए कि इनसे अधिकतम यानी सर्वाधिक धारिता प्राप्त की जा सके, तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा उनको समांतर क्रम में जोड़ दीजिए। जब आप समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो समांतर क्रम में जुड़े हुए सभी संधारित्रों की तुल्य धारिता उसमें जुड़े हुए सभी संधारित्रों की धारिताओं के योगफल के बराबर होती है, जो हमेशा अधिक ही आती है। अतः समांतर क्रम में जब हम उनको जोड़ेंगे तो अधिक धारिता ही प्राप्त होगी, अधिक धारिता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दो विभिन्न संधारित्र जिन पर विभव तथा आवेश भिन्न भिन्न है, समांतर क्रम में जोड़ दिए जाते हैं, उनके बीच विभवांतर का क्या होता है, उन पर आवेश का पुनर्वितरण कैसे होता है। तो समझ लेंगे, जब दो विभिन्न संधारित्र जिन पर विभव अलग अलग है और आवेश अलग अलग है, भाई मान लो पहले संधारित्र पर विभव V1 है, प्लेटों के बीच में विभवांतर V1, और दूसरे पर विभवांतर क्या है, V2 है। अब क्या किया उन्होंने, आवेश पहले पर C1 दूसरे पर C2 है, उनको जोड़ दिया जाता है। तो पूछते हैं आवेशों का क्या होता है, तो आवेश तो संरक्षित रहते हैं, आवेश परिवर्तित नहीं होते, संरक्षित रहते हैं। अंतर इतना है कि जिस संधारित्र पर ज्यादा आवेश है वो कम वाले पर ट्रांसफर हो जाता है। वहीं यदि विभव की बात करें तो विभव घट जाता है, विभव घट जाता है, धारिताओं के अनुपात में विभव घट जाता है। जिसकी धारिता ज्यादा होती है उसमें अधिक विभव आ जाता है, और विभव घट कर क्या हो जाता है, उभयनिष्ठ विभव में परिवर्तित हो जाता है। कैसे होगा देखते हैं। इसको दोबारा समझ लो, प्रश्न को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। पहले संधारित्र, प्रथम संधारित्र पर आवेश Q1 है, प्रथम संधारित्र के लिए कर रहे हैं। प्रथम संधारित्र पर आवेश Q1 तथा विभव V1 है। वहीं यदि दूसरे संधारित्र की बात करें तो द्वितीय संधारित्र पर ये चीजें Q2 व V2 हो जाती है। तो वो कहते हैं कि जब हम इन दोनों संधारित्रों को जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो समांतर क्रम में जोड़ने पर विभव तो कैसे हो जाएंगे,
कॉमन विभव में परिवर्तित हो जाएंगे समांतर क्रम में जोड़ने पर। समांतरबद्ध यदि हम करेंगे तो जो विभव है, विभव उभयनिष्ठ विभव में परिवर्तित हो जाएगा, यानी पहले की तुलना में विभव घट जाएगा। तो जब हम उनको समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो दोनों पर एक कॉमन विभव उत्पन्न हो जाएगा, जो कि होगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसके अनुसार दोनों पर एक कॉमन विभव, जिसे उभयनिष्ठ विभव कहते हैं, उत्पन्न होगा। अब आगे इसका क्या होगा, आवेश संरक्षित रहेगा। यदि आप दोनों को समांतर क्रम में जोड़ भी देंगे तो जिसका आवेश अधिक होगा उससे कम वाले आवेश की तरफ प्रवाह होना शुरू हो जाएगा, और ये तब तक होगा जब तक कि दोनों संधारित्रों पर आवेश बराबर नहीं हो जाता है। तो आवेश कैसा रहेगा, संरक्षित रहेगा। आवेश संरक्षित रहेगा तथा विभव परिवर्तित होकर उभयनिष्ठ विभव हो जाएगा। ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी रहेगी इस प्रश्न में, यदि आता है तो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें वो कहते हैं कि समान धारिता C के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनकी परिणामी धारिता कितनी होगी? यदि संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हो तब कितनी होगी? तो ऐसे प्रश्न को शायद हम कर भी चुके हैं, लेकिन अब दोबारा पूछा है तो फिर देख लीजिए। वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, इस प्रश्न को हम अगली वीडियो में करने का प्रयास करेंगे।